dear students. So we were studying about chemotherapy of microbial diseases. In this lecture, we will study about another antibiotic class, that is quinolones. So हमने अब तक हम कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे थे. हमने सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ लिया है. उसके बाद जो क्लास आती है वो आती है हमारे पास क्विनोलोन्स. अब क्विनोलोन्स क्या होते हैं? क्विनोलोन्स हमारे पास सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं. सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यानी कि जो एजेंट्स हमारे पास लैब में बनाए जाते हैं वो हमारे पास सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं. अब जो क्विनोलोन्स हैं ये वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डिस्कवर हुई थी. अब जो क्विनोलोन्स हैं, अगर क्विनोलोन्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो क्विनोलोन्स के अंदर हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स भी आते हैं. और जो हमारे पास क्विनोलोन्स हैं जब ये डिस्कवर हुए थे तब इसके अंदर मेजर 3 एजेंट्स डिस्कवर हुए थे जो कि है हमारे पास नाइलेटिक्सिक एसिड, ऑक्सैलिनिक एसिड और सिनोक्सासिन. अब जो नाइलेटिक्सिक एसिड है ये हमारे पास पेरेंट कंपाउंड है या फिर कॉन्जेनर है हमारे पास क्विनोलोन्स का. तो वन ऑफ द फर्स्ट ड्रग्स जो डिस्कवर हुई थी क्विनोलोन्स क्लास के अंदर वो नाइलेटिक्सिक एसिड डिस्कवर हुई थी. जो नाइलेटिक्सिक एसिड है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं उनके ऊपर इफेक्टिव है. तो हमारे पास जो क्विनोलोन्स हैं वो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं. जो हमारे पास क्विनोलोन्स हैं ये स्पेसिफिकली उन ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम करते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास इन्फेक्शन कर रहे हो या फिर जो इन्फेक्शंस हमारे पास ई कोलाई, क्लेब्सिएला, शिजेला जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से हो तो हमारे पास उनके ट्रीटमेंट के लिए क्विनोलोन्स का यूज किया जाता है. अब आता है हमारे पास क्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. क्विनोलोन्स जो है वो वर्क कैसे करते हैं? क्विनोलोन्स हमारे पास डीएनए गायरेज नाम की एक एंजाइम होती है उसको इनहिबिट करते हैं. अब जो डीएनए गायरेज नाम की एंजाइम है उसका वर्क क्या होता है? हमारा जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए हमारे पास रेप्लिकेट करेंगे. तो रेप्लिकेशन के लिए उनको क्या चाहिए? उनका जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करेंगे या फिर और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए वो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से आगे प्रोटीन बनाएंगे जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में या रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो हमारा डीएनए है जो सुपर कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर उसको ओपन किया जाता है. फिर उस सुपर कॉइल को खोलने के बाद ही हमारे पास जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन पॉसिबल होती है. तो अगर क्विनोलोन्स की बात करें तो जो डीएनए गायरेज एंजाइम है जो कि हमारे पास जो कि सुपर कॉइल को ओपन कर रही थी तो हमारे पास जो क्विनोलोन्स हैं, क्विनोलोन्स यानी कि ऑक्सैलिनिक एसिड, नाइलेटिक्सिक एसिड और सिनोक्सासिन वो क्या करते हैं? हमारे पास डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. अब जब हमारी जो डीएनए गायरेज एंजाइम है वो इनहिबिट होगी तो जो हमारे पास सुपर कॉइल खुल रहा था उसके अंदर हमारे पास इंटरफेरेंस होगी. अब हमारे पास अगर सुपर कॉइल के अंदर इंटरफेरेंस होती है तो जो हमारा डीएनए है वो डैमेज हो जाता है. जब हमारा डीएनए जो है डैमेज हो जाता है तो हमारे पास बैक्टीरिसिडल एक्शन आता है. तो जो हमारे पास क्विनोलोन्स हैं वो क्या करते हैं? डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. डीएनए गायरेज एंजाइम जो थी वो रिस्पॉन्सिबल होती है सुपर कॉइल को ओपन करने के लिए जो कि नेसेसरी स्टेप है इन द रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद अगर हमारे पास सुपर कॉइल ओपन नहीं होता है तो जो हमारा डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास आगे बैक्टीरिसिडल एक्शन आता है. तब ऐसे ही क्विनोलोन्स के आगे जब क्विनोलोन्स की मॉडिफिकेशन की गई तब हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स बनाए गए. अब ये देखा गया कि जो क्विनोलोन्स थे
क्विनोलॉन्स का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम था वो नैरो था, यानी कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव जो एजेंट्स, ग्राम नेगेटिव जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर काम कर रही थी। उसके अलावा हमारे पास क्विनोलॉन्स में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखे जाते हैं। कुछ CNS के स्पेसिफिक इफेक्ट्स देखे जाते हैं। CNS को हमारे पास जो क्विनोलॉन होता है CNS के साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्विनोलॉन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा एनीमिया कॉज हो जाता है। उसके अलावा बॉडी में मसल पेन होता है, यानी कि मायल्जिया कॉज करता है। उसके अलावा जो हमारे पास क्विनोलॉन्स है वो ड्राउजीनेस कॉज करते हैं और हमारे पास विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी कॉज करते हैं। तो इन्हीं हमारे पास जो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इन्हीं की वजह से क्विनोलॉन्स को आगे मॉडिफाई किया गया और क्विनोलॉन्स को मॉडिफाई करके हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स बनाए गए। तो और जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, उनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है वो भी ब्रॉडर है, यानी कि हमारे पास जो क्विनोलॉन्स है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों एजेंट्स के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स में जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू क्विनोलॉन्स। और इसके अलावा जो क्विनोलॉन्स थे वो यूज किए जाते थे हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में और डायरिया की ट्रीटमेंट में। जबकि जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स है इनकी जो यूजेस है वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमारे पास इनका जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज हो गया और इनके पास इनकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी थी वो भी बेटर हुई। फ्लोरोक्विनोलॉन्स को अब अगर हम डिटेल में फ्लोरोक्विनोलॉन्स की बात करें तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स की क्लासिफिकेशन है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। जो हमारे पास एजेंट्स पहले डिस्कवर हुए वो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं और जो हमारे पास एजेंट्स बाद में डिस्कवर हुए वो सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं। उसके अलावा जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हमारे पास यूज किए जाते हैं वो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं और जिन एजेंट्स को हमने अभी सिक्योर करके रखा हुआ है ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप ना हो जाए, जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ जब रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज पैदा कर लेते हैं या फिर हमारे पास उनके लिए जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आ गए, तब हमारे पास सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं उनको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती है? फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में हमारे पास आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं जो कि बाद में डिस्कवर हुई और जो हमारे पास सिक्योर करके रखी गई है तब तक जब तक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स हैं उनके खिलाफ हमारे पास रेजिस्टेंट ना आ जाए। तो जो सेकेंड जनरेशन में जो हमारे पास ड्रग्स आती है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अब फ्लोरोक्विनोलॉन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो हमारे पास दो तरीके से वर्क करती है। फर्स्ट जो इनका एक्शन है वो तो सिमिलर है क्विनोलॉन्स के जैसा। तो हमारे पास जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो भी डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। डीएनए गायरेज अगर इनहिबिट होती है हमारे पास तो उनकी जो सुपर कॉइलिंग हमारे पास डीएनए की होती है वो ओपन नहीं होती, आगे हमारे पास प्रोसेसेस नहीं होते, जो हमारा डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है या फिर
डैमेज डीएनए फॉर्म होता है नए बैक्टीरिया के अंदर, और जो कि हमारे पास अल्टीमेटली बैक्टीरियाइडल एक्शन देता है। उसके अलावा जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो टोपोआइसोमेरेज 4 नाम की एक एंजाइम के ऊपर वर्क करती है। अब टोपोआइसोमेरेज 4 जो एंजाइम है वो क्या करती है, जब हमारे पास बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है तब हमारे पास जो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। हमारे पास एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर कुछ न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मटेरियल है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है हमारे पास अपने न्यूक्लियर मटेरियल को डबल करता है, और उसके बाद में हमारे पास जो ये बैक्टीरिया जो हमारे पास बैक्टीरिया बना है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल डबल है, इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। और जो डॉटर सेल्स है वो बाद में हमारे पास सेपरेट होती है। जो ये सेपरेशन की प्रोसेस है जिसके बाद हमारे पास 2 बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो ये सेपरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को टोपोआइसोमेरेज 4 जो एंजाइम है वो मीडिएट करती है। तो अगर हमारे पास टोपोआइसोमेरेज 4 है उसका एक्शन नहीं होगा तो हमारे पास जो बैक्टीरिया सेल है उसकी सेपरेशन नहीं होगी। सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, नहीं होगी। अगर सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स नहीं होगी तो हमारे पास आगे जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अगर बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी और हमारे पास बैक्टीरियाइडल एक्शन आएगा। तो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो क्विनोलॉन्स से ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो 2 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एक डीएनए गायरेज और एक टोपोआइसोमेरेज 4। अभी अगर फ्लोरोक्विनोलॉन्स की यूजेस की बात करें तो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो हमारे पास टाइफाइड की ट्रीटमेंट के लिए, डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए और गोनोरिया की ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, आई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, एंथ्रैक्स के ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा अगर हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल कुछ इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट के लिए, बोन्स और जॉइंट्स के ट्रीटमेंट्स के लिए हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। अब यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हमारे पास वो एजेंट्स हैं जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो ड्रग्स हैं वो उनकी खास बात या उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा एंटीबैक्टीरियल एक्शन है ड्रग का वो कहाँ पे आए, सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट में। जो हमारे पास जनरली ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, बॉडी में आती है और हमारे पास बॉडी में क्या होता है, जो किडनी और लिवर होता है वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। अगर हमारे पास जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी और इनएक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइज हो जाएगी तो वो जो ड्रग है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। ऐसे ही तो जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं वो स्पेसिफिक ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका जो सिस्टेमिक एक्शन होता है यानी कि बॉडी के अंदर एक्शन होता है वो मिनिमम होता है, वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट होती है बॉडी के बाहर, और अनचेंज एक्सक्रीट होती है यानी कि वो एक्टिव मॉलिक्यूल रहता है उनका, और उनका जो हमारे पास एक्शन है वो कहाँ आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हमारे पास ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जिनका जो एक्शन है वो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट में विजिबल। उसके बाद हमारे पास
पास यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स में मेजर जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो तुम्हारे पास दो एजेंट्स हैं, एक है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन और एक है मेथेनामीन मैंडलेट। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स में हमारे पास दो एजेंट्स हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन और मेथेनामीन मैंडलेट। अब जो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है इसका एक्शन हमारे पास यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के फॉर्म में कैसे आता है। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ये देखा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जब हमारे पास नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है जो वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी एंजाइम्स हैं जो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन को हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है जब वो हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होता है तो ये जो हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, डीएनए आरएनए को डैमेज कर देते हैं बैक्टीरिया के। जब हमारे पास डीएनए और आरएनए डैमेज हो जाता है तब हमारे पास बैक्टीरिसिडल एक्शन आता है ड्रग का। तो जो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है वो कैसे वर्क करती है, हमारे पास बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जब नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन आता है तब वो कुछ हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स फॉर्म कर देता है। जो ये हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव्स हैं ये हमारे पास डीएनए और आरएनए को डैमेज कर देते हैं बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरिसिडल एक्शन आता है। उसके बाद आता है हमारे पास मेथेनामीन मैंडलेट। मेथेनामीन मैंडलेट को हेक्सामीन भी बोलते हैं। अब जो मेथेनामीन मैंडलेट है ये जब हमारे पास एक्सक्रीट होता है तब ये हमारे पास मेथेनामीन मैंडलेट से फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है इसका हमारे पास एक्शन है वो बैक्टीरिसिडल एक्शन होता है। मेथेनामीन मैंडलेट हमारे पास कैसे वर्क करता है, मेथेनामीन मैंडलेट से हमारे पास बॉडी में फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है और जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका हमारे पास बैक्टीरिसिडल एक्शन आता है। अब अगर फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो फॉर्म कैसे होता है। मेथेनामीन मैंडलेट से जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है तो नेसेसरी है कि हमारे पास जो पीएच है वो एसिडिक हो, यानी कि जब हमारे पास जो पीएच है वो 5.5 से कम होगा तभी हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और अगर फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी तभी हमारे पास बैक्टीरिसिडल एक्शन आएगा। तो हमारे पास मेथेनामीन मैंडलेट के वर्क के लिए हमारे पास ये मेक श्योर किया जाता है कि जो यूरिन है उसका पीएच है जो वो एसिडिक आए। तो यूरिन को एसिडिक करने के लिए कुछ ऐसे एजेंट्स दिए जाते हैं हमारे मेथेनामीन मैंडलेट के साथ जो कि यूरिन को एसिडिक कर देते हैं। वो एजेंट्स है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड। उसके अलावा जो ये मैंडलेट सॉल्ट है ये मैंडलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है जो कि हमारे पास यूरिन को एसिडिक कर देता है। अब लास्टली यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के रिलेशन में एक कंपाउंड आता है हमारे पास फिनाज़ोपिरिडीन। फिनाज़ोपिरिडीन जो है वो हमारे पास यूरिनरी एनाल्जेसिक है। हमारे पास जब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन है हमारे पास यूरेथ्रा में। तो जो हमारे पास या फिर पेनफुल यूरिनेशन है उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक ड्रग है जो कि सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। जो हमारे पास मेथेनामीन मैंडलेट है और जो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, यानी कि हमारे पास बैक्टीरिया को किल करते हैं जो कि कॉज कर रहे हैं हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। अब जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम फिनाज़ोपिरिडीन यूज करते हैं। और जो ये हमारे पास फिनाज़ोपिरिडीन है ये हमारे पास यूरिनरी एनाल्जेसिक है। और जो ये हमारे पास फिनाज़ोपिरिडीन है ये क्या करती है, हमारे पास जो सिम्टम्स हैं, पेनफुल यूरिनेशन हो गया या फिर बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन हो गई, उसकी ये जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करती है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। थैंक यू।